इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च किसे कहते हैं? रीमीन अगेन एंड सर्च मीन टू फाइंड आउट। मतलब दोबारा से किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। इसी तरह से रिसर्च में हम क्या करते हैं? रिसर्च में या तो हम बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन उसको हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, ठीक है, या पहले से मौजूद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन पर हम क्या करते हैं? उस पर हम मज़ीद जो है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमारे साथ जो नई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग में रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है? नर्सिंग में हम रिसर्च क्यों करते हैं, या नर्सिंग में हम रिसर्च क्यों स्टडी करते हैं? तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नर्सिंग आप स्टूडेंट्स को पता है कि ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमने प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ हमने जो है थ्योरेटिकल स्टडी भी जो है वो करनी होती है। और अगर हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो फिर हम प्रैक्टिकल वर्क जो है कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह होती है, ठीक है। और इसी रीज़न की बेस पर हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च में हम जब रिसर्च करते हैं तो इससे हमें नए मेथडोलॉजी जो है वो क्या होते हैं? वो हमें मिलते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी जो प्रैक्टिस होती है उसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं तो वो हमारे साथ फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब मिसाल के तौर पर आप एक पेशेंट को जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन जब आप एडमिनिस्टर करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो वही वजह आपकी क्या बन जाती है? वही वजह आपकी एविडेंस बन जाती है, ठीक है, सबूत बन जाती है कि मैंने जो काम किया था तो इसी वजह से किया था। तो नर्सिंग रिसर्च जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। और इसी तरह से हमारी फील्ड को इम्प्रूव करने में, हमारी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे साथ है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। कहते हैं कि हमारे साथ जो रिसर्च प्रोसेस है, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस का अभी मैंने आपको बताया कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। रिसर्च ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें या तो हम बिल्कुल न्यूली इंफॉर्मेशन जो है उसको जनरेट करते हैं, ठीक है, या जो पहले से हमारे साथ जो मौजूद इंफॉर्मेशन होती है तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद उसके नतीजे में हमारे पास जो न्यू डेटा आती है तो उस डेटा को फिर हम क्या कहते हैं? रिसर्च डेटा कहते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज 1 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हमारे साथ जो पहला स्टेप होता है, जो कि हमने रिसर्च को स्टार्ट करते ही उसको हमने फॉलो करना होता है, तो वो क्या है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को हमने क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। काइंडली जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो अपने माइक जो है वो म्यूट करें। सो पहला स्टेप हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जिस चीज़ पर हमने रिसर्च करना होता है तो उस चीज़ को हमने क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद फिर हम दूसरे जो स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस में क्या है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं which research design involves manipulating an independent variable to determine its effect on a dependent variable। कहता है कि हमारे साथ वो कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है या वो कौन सा रिसर्च मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? जिसके ज़रिए हम एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं? उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, उसमें हम किसी किस्म की चेंजेस लाते हैं, और उसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि इसकी वजह से हमारे साथ जो दूसरी चीज़ें हैं आया वो मुतासिर होती है या नहीं, आया उसमें किसी किस्म की चेंजेस या तब्दीली आती है या नहीं। तो इस तरह की जो प्रोसेस हम यूजुअली यूज़ करते हैं तो ये हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यूनिट नंबर 1 की, क्योंकि ये हमारे साथ इंट्रोडक्टरी एमसीक्यूज है। तो ज़्यादातर हम इसमें जो है मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी, उन मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को जो है आज के इस यूनिट में हम क्या करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे और अपने जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। कहता है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस हम करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को प्रैक्टिकली करने से पहले उसके हवाले से हम जो एस्टिमेट लगाते हैं, जो अंदाजे लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप जो है मतलब पर डे के लिहाज से अगर आप 3 घंटे स्टडी करते हैं तो 3 घंटे स्टडी करने की वजह से आपके जो रिज़ल्ट है उस पर तकरीबन 50% पॉजिटिव इफेक्ट पाएंगे या 60% आपकी जो रिज़ल्ट है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो मैंने ये क्या किया, मैंने ये एक अंदाज़ा लगाया, एक एस्टिमेट लगाया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो कहते हैं कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं ये हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं। तो ये हम इसी मकसद के लिए करते हैं टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द स्टडी, ताकि हमें पता चले कि हम जो स्टडी करने वाले हैं या जिस चीज़ पर स्टडी करने वाले हैं तो इसके क्या नताइज हमें मिलेंगे या इसके क्या नताइज जो है वो निकलेंगे। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड सैंपल इन रिसर्च। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन से मुराद ये है हमारे पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान की आबादी में से आप सिर्फ केपीके की आबादी को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ केपीके की आबादी को स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सैंपल कहेंगे। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन में से आपने एक ख़ास एरिया को सेलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए तो इसको हम सैंपल कहेंगे। और जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो पूरी आबादी होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है कि पॉपुलेशन रिफर्स, पॉपुलेशन से मुराद ये है कि द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट द रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी। मिसाल के तौर पर आप पूरे पाकिस्तान की आबादी को जो है जानना चाहते हैं, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। जबकि सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ दैट पॉपुलेशन। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की पूरी आबादी नहीं बल्कि सिर्फ केपीके की आबादी को स्टडी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर आप जो है आपकी जो केपीके है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सैंपल बन गई। ठीक है, तो ये हमारे साथ पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस होता है। एमसीक्यू 5 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। कहते हैं मंदजलील में से हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कौन सी है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है ये हमारे साथ केस स्टडी रिसर्च है। मतलब एक केस पर आप क्या कर रहे हैं, एक केस को आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की क्या है, ये हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। ठीक है, एमसीक्यू 6 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट फॉर अ रिसर्च स्टडी। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी के लिए पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इस सेलेक्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस सेलेक्टिंग प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सैम्पल और सैम्पलिंग में डिफरेंस है। सैम्पलिंग जो है ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी जो इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए, तो उसको जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इस सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू 7 में कहते हैं विच टाइप ऑफ वैलिडिटी is concerned with the degree to which the a study finding can be generalized to a larger population। कहते हैं कि हमारे साथ वैलिडिटी की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस स्टडी को हम क्या करते हैं,
ओवरऑल पॉपुलेशन पर जो है उसको उस पर अप्लाई करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आबादी पर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह की जो वैलिडिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। एम सी क्यूज़ 5 में यही कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड हमारे साथ मंदरजा झेल ऑप्शन में कौन सी है, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो वो हमारे साथ केस स्टडी रिसर्च है। मतलब आप कोई केस जो है स्टडी कर रहे हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। MCQ 7 में हमारे साथ क्या आता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी आती है। ठीक है, MCQ 8 की तरफ आ जाते हैं। MCQ 8 में कहते हैं व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिसर्च स्टडी। डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है, रिसर्च स्टडी में अक्सर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम उस वेरिएबल्स को कहते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे वेरिएबल्स पर इन्हिसार करती हो। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर आप जो है एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं, ठीक है, और एक गिलास में गर्म पानी लेते हैं। ठीक है, सो जब आप गर्म पानी को ठंडे पानी में डालते हैं तो इसकी वजह से जो ठंडा पानी है, ठीक है, उसकी जो ठंडक है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गर्म पानी है या जो ठंडा पानी है, ये गर्म पानी पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, इन्हिसार कर रही है। इसके अलावा अगर आप ठंडे पानी में जो है बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है उसमें आप बर्फ़ को डाल दें, तो वो उस पानी को मज़ीद ठंडा नहीं करेगा, बल्कि उसकी जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो वही रहेगी जैसे कि वो ठंडा पानी थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल से मुराद वो चीज़ जो कि क्या क्या कर सकती हो, जो कि तब्दीली को काज कर सकती हो, जो कि चेंजेस ला सकती हो, जो कि दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर सकती हो, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल, वो चीज़ें जो कि दूसरों चीज़ों पर इन्हिसार करती हैं। मतलब आप किसी एक चीज़ को अगर आप कम करते हैं तो उसकी वजह से वो दूसरी चीज़ भी क्या हो, कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं और इसकी वजह से दूसरी चीज़ जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, जो कि दूसरी चीज़ की वजह से मुतासिर नहीं होती। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो फ़र्क है उसकी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। तो MCQ 8 में कहते हैं रिसर्च स्टडी में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो a variable that is measured in order to determine the relationship with another variable। डिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल होता है जिसके ज़रिए हम दूसरे वेरिएबल के साथ इसका जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, इसको मालूम करते हैं, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ को आप ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाए, एक चीज़ को आप कम करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो खुद ब खुद कम हो जाए, तो इस दूसरी चीज़ को हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करते हैं और वो दूसरी चीज़ ज़्यादा नहीं होती, आप एक चीज़ को कम करते हैं, वो दूसरी चीज़ कम नहीं होती, जो कम नहीं हो रही होती है या जो ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो ये इसका मतलब ये है कि ये दूसरी चीज़ हमारे साथ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी चीज़ पर भी इन्हिसार नहीं करती। ठीक है, खुद मुख्तार है। MCQ 9 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन अ रिसर्च स्टडी। कहते हैं कि रिसर्च स्टडी में हम जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो किस मकसद के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू हम इसी मकसद के लिए करते हैं, टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। ठीक है, रिसर्च रिव्यू हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए हम क्या करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। किस चीज़ को ओवरव्यू करते हैं, मतलब एक ख़ास टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस ख़ास टॉपिक पर ये आपसे पहले लोगों ने जो रिसर्च की थी, उन्होंने जो स्टडी की थी, तो उनकी स्टडी पर आप जब नज़रसानी करते हैं, आप उस
पर तो जब नज़र डालते हैं, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि जो आपसे पहले जिन लोगों ने आपके टॉपिक पर रिसर्च की थी, तो उनकी जो रिसर्च है उस पर जब आप नज़रसानी करते हैं, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। MCQ 10 में कहते हैं व्हाट इज़ अ रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन किसे कहते हैं? तो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं, तो रिसर्च को करने से पहले ख़ास किस्म के क्वेश्चंस आपने तैयार करने होते हैं, जो कि आपने रिसर्च के दौरान अपने पार्टिसिपेंट से करने होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो कि आपने अपने रिसर्च के लिए जो है तैयार किए होते हैं, जो कि आप रिसर्च के दौरान अपने पार्टिसिपेंट से कर रहे होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या कहेंगे, उस क्वेश्चन को आप रिसर्च क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आएगा। अ क्वेश्चंस दैट द रिसर्चर आस्क टू गाइड द स्टडी, मतलब वो क्वेश्चन जो कि रिसर्चर स्टडी के दौरान क्या करता है, पूछता है अपने पार्टिसिपेंट से, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरफ जा रही है, तो इसको हम रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं। MCQs 11. What is the difference between cross sectional study and longitudinal study? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से क्या मुराद है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम एक खास टाइम पीरियड में एक ख़ास पॉइंट पर क्या करते हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। जबकि हमारे साथ जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान अपने पार्टिसिपेंट से जो है वक्तन फ़वक्तन उनसे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक ख़ास टाइम पीरियड में एक ख़ास पॉइंट पर हम अपने क्लाइंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं एक दफ़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम अपनी एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान पार्टिसिपेंट से जो है एक से ज़्यादा दफ़ा जो है उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहेंगे। तो ऑप्शन सी में कहते हैं कि अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो एक ख़ास टाइम पीरियड में एक सिंगल पॉइंट पर जो है, ठीक है, एक ख़ास पॉइंट पर आप अपने पार्टिसिपेंट से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उसके ज़रिए आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान आप अपने क्लाइंट से जो है मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन उनसे आप क्वेश्चन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहेंगे, ठीक है। MCQs 12 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 12 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। डिज़ाइन किसे कहते हैं? डिज़ाइन से मुराद प्लानिंग है, ठीक है, कि आपने रिसर्च किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए आप जो प्लानिंग करते हैं कि रिसर्च के दौरान रिसर्च से पहले जो है मैंने मतलब अपने टॉपिक को फाइंड आउट करना है, टॉपिक को फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके लिए मैंने टूल जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से टूल मैं रिसर्च के दौरान यूज़ करूँगा। उसके बाद टूल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने जो है सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि डेटा मैंने कहाँ से हासिल करनी है। डेटा हासिल करने के बाद मैंने फिर जो है उस डेटा को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग जो हम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन से मुराद ये है कि द प्लान फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी हमने कैसे सर अंजाम देनी है, तो इसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, आप 1 मिनट वेट करें थोड़ा सा प्लीज़, एक ज़रूरी काम। हेलो, ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। MCQs नंबर 13। MCQs नंबर 13 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा किसे कहते हैं? देखिए, ये हमारे साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है। ये हमारे साथ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च है, तो इसमें हमारे साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो बेसिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन बेसिक्स को समझ लिया
तो आगे जितने भी यूनिट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी उसमें टर्मिनोलॉजीज आएंगे, तो उसकी वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। प्राइमरी डेटा हम किसे कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हम किसे कहते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से मुराद रिसर्चर है। रिसर्चर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो बज़ाहिर खुद जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल हुए होते हैं, और वो खुद जो है डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। बजाते खुद वो क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे। जबकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से मुराद ये है कि वो डेटा जो कि आप बजाते खुद आपने उसको हासिल ना किया हो, बल्कि दूसरे लोगों के ज़रिए आपको वो डेटा जो है वो मिली हुई हो, आप तक पहुंची हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा कि अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ये रिसर्चर बताते खुद जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। जबकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, रिसर्चर के अलावा दूसरे लोगों के ज़रिए जो डेटा हमें मिलती है, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। MCQs 14, what is the purpose of research in nursing? वही क्वेश्चन आ गया जो कि यूनिट के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि रिसर्च जो है ये हम नर्सिंग में क्यों करते हैं। तो रिसर्च हम नर्सिंग में इसी मकसद के लिए करते हैं, टू इस्टेब्लिश अ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस को जो है बेहतर से बेहतर कर सके और फिर बीमारियों को हम इफ़ेक्टिवली उसको डायग्नोज कर सकते हो। इसी तरह से टू डेवलप नर्सिंग इंटरवेंशन, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसमें बेहतरी आ जाए। एंड टू इवॉल्वेट नर्सिंग केयर, और इसी तरह से हमने जो केयर अपने पेशेंट को दी हुई होती है, तो उसकी इवॉल्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्योंकि जब हम इवॉल्वेशन करते हैं तो इवॉल्वेशन के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने जो प्रैक्टिस की है या हमने जो केयर दी थी अपने क्लाइंट को, तो आया उस केयर से हमारे क्लाइंट की सेहत पर पॉजिटिव असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। तो इन तीनों मकासद के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग में रिसर्च करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा, ठीक है। MCQ 15 में कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव से मुराद ये हमारे साथ क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटेटिव से मुराद वो डेटा जिसमें हमारे साथ जो डेटा वो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे साथ क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, मतलब डिजिट के फॉर्म में ना नहीं होती वो हमारे साथ, बल्कि ग्राफिक फॉर्म में होती है, ठीक है। या इसी तरह से हमारे साथ जो सैम्बल्स होते हैं उस फॉर्म में होती है, या क्लासेस के फॉर्म में होती है, कैटेगरी के फॉर्म में होती है। तो ये हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा कहलाती है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा से मुराद या क्वांटिटेटिव रिसर्च से मुराद वो रिसर्च जिसमें हमारे साथ जो डेटा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे साथ डेटा होती है, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में डेटा होती है। तो इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, डिफरेंस है किसके दरमियान, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के दरमियान, ठीक है। MCQ 16 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। मंदर जजील में से हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की कोई एग्जांपल बताए। सो एन इंटरव्यू विद अ पेशेंट, आप बजाते खुद पेशेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप बजाते खुद उसमें शामिल है, आप उनसे डेटा ले रहे होते हैं। तो ये आपकी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा कि एन इंटरव्यू विद अ पार्टिसिपेंट पेशेंट से जो है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी आप असेसमेंट कर रहे हैं, उनसे डेटा ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे। MCQ 17 व्हाट इज अ रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल किसे कहते हैं। रिसर्च वेरिएबल से मुराद करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट डेट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। रिसर्च वेरिएबल से मुराद वो चीज़ें जो कि आपको जो वैल्यूज़ है उसमें आपको फ़र्क करके बताती है, आपको फ़र्क करके दिखाती है
तो उस फैक्टर्स को या उन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं जिसके ज़रिए आप दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो रिसर्च वेरिएबल से मुराद वो करेक्टरिस्टिक्स या वो फैक्टर जो कि आपको दो चीज़ों के दरमियान या दो वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिसर्च वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 18 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मंदरजा झेल में से हमारे साथ कन्वीनियंस सैम्पलिंग की लिमिटेशन क्या होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कन्वीनियंस सैम्पल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो सैम्पल होती है जो कि हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती, जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती और ना ही इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वीनियंस सैंपल कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 19, व्हाट इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम अपनी रिसर्च को करते हैं, तो उसको हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो द टूल्स यूज टू कलेक्ट डेटा इन अ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी के दौरान हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो आला यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन टूल्स को हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। MCQs 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस की कोई एग्जांपल हमें बताएं। सो पेशेंट हु रिसीव अ पर्टिकुलर मेडिकेशन विल हैव बेटर हेल्थ आउटकम देन दोज हु डू नॉट। मिसाल के तौर पर माने मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि रिसर्च हाइपोथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने एक पेशेंट को मेडिसिन दी है पेन किलर की, ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पेशेंट ने पेन किलर के मेडिसिन लिए है तो इंशाल्लाह इसकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी बनिस्बत उस पेशेंट के जिन्होंने पेन किलर नहीं लिए हुए। तो ये आपका एक अंदाज़ा हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ रिसर्च हाइपोथेसिस की एक एग्जाम्पल हो गई। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 21, what is a literature gap। literature gap किसे कहते हैं। So a gap in knowledge or understanding that exists in the literature on a particular topic। एक ख़ास टॉपिक में, एक ख़ास टॉपिक पर आपका जो लिटरेचर होता है, ठीक है, तो उस लिटरेचर उस टॉपिक को समझने में, ठीक है, आपको दुश्वारी हो रही हो, ठीक है, या उस टॉपिक को समझने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर होती है उसमें कमी हो, तो कमी होने की वजह से एक गैप उसमें पैदा हो जाती है ना, तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम लिटरेचर गैप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा कि अ गैप इन नॉलेज, आपकी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग में अगर गैप आ जाए, कमी आ जाए, जिसकी वजह से आप एक ख़ास पार्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से कासिर हो जाए, तो इसको हम लिटरेचर गैप कहेंगे। ठीक है। MCQ 22 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन की कोई एग्जाम्पल हमें बताए। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको कहा था, वो प्लानिंग जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी रिसर्च स्टडी करते हैं, तो उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। सो अ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रिसर्च डिज़ाइन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये भी हमारे साथ एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम रेंडमली पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं और फिर रेंडमली उन पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। MCQs 23 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 23 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी में हमारे साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उसकी कोई एग्जाम्पल बताए। तो ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे साथ क्या है, ब्लड प्रेशर ये हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप रिलैक्स रहते हैं तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आप हाइपर होते हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है। ठीक है,
तो इस वजह से ये हमारे साथ रिसर्च स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जाम्पल के तौर पर जो है आया हुआ है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा एज हो गई, जेंडर हो गई और एजुकेशन लेवल, ये जो है डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे साथ डिपेंडेंट है, जो कि दूसरी चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती रहती है, आप सबको पता है। MCQ 24, what is the difference between internal and external validity in research study? इंटरनल वैलिडिटी से क्या मुराद है और एक्सटर्नल वैलिडिटी किसे कहते हैं? इंटरनल वैलिडिटी refers to the extent to which the study measures what is claiming to measure, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपने जो क्लेम किया था, ठीक है, कि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है, तो उसकी जब हम क्या करते हैं, उसकी जब हम वैलिडेशन करते हैं, उसकी जब हम क्या करते हैं, उसको जब हम कंफर्म करते हैं कि हाँ आपने जो दावा किया था, हाँ ये आपका जो दावा है ये ठीक है, या इस हद तक ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी से मुराद द एक्सटेंट टू व्हिच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर पॉपुलेशन। एक्सटर्नल वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आया है, जो नतीजा आया है, मतलब जो स्टडी आपने की थी, तो उस स्टडी से आपके पास जो रिज़ल्ट आए हैं, तो उस रिज़ल्ट को आप कितने परसेंट दूसरे लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं, या कितने परसेंट पॉपुलेशन पर जो है आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे। तो इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि आप बिल्कुल बिल्कुल यही कंसेप्ट है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही कंसेप्ट है कि इंटरनल वैलिडिटी में हमने जो दावा किया था, ठीक है, उसी दावे के मुताबिक हम क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, तो इसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहेंगे। वैलिडिटी से मुराद क्या है, वैलिड हम किसी कहते हैं, वैलिड से मुराद आप जब किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं, मतलब आपके पास एक रिज़ल्ट आया, उसको आपने दूसरी दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा भी आपके पास वही रिज़ल्ट आया, लेकिन फिर भी आपने मुकम्मल तौर पर कंफर्म करने के लिए उसको आपने तीसरी दफ़ा किया, और तीसरी दफ़ा भी आपके पास वही रिज़ल्ट आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर वैलिड कहेंगे कि ये चीज़ हमारे साथ क्या है, वैलिड है, कंफर्म है। तो इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपने जो क्लेम किया था, ठीक है, जो आपने क्लेम किया था कि मैंने इतनी फाइंडिंग की है, या मैंने जो है एक चीज़ इतना मेजर किया है, उसकी वैल्यू हमारे साथ इतनी है, तो अगर वो हकीकत में आपके पास बिल्कुल उतनी ही हो, तो उसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहेंगे। जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपने एक फाइंडिंग तो की है, आपके पास एक रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन उस रिज़ल्ट को आप दूसरे पॉपुलेशन पर कितना जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे पॉपुलेशन के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी वो रिजल्ट उसी तरह से सेम होगा या नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे। आपकी जो बात थी वो बिल्कुल ठीक है, डिडक्टिव या इंडक्टिव, मतलब जनरल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जनरलाइज, ठीक है। MCQ 25, MCQ 25 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, MCQ 25 की तरफ आ जाते ही MCQ 25 में कहते हैं कि हमारे साथ जो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं, तो इसके दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो रिसर्च क्वेश्चन का तो ऑलरेडी आपको पता है कि रिसर्च जब हम करते हैं, तो उसके लिए हम पहले से क्वेश्चंस तैयार करते हैं कि रिसर्च के दौरान मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये सवालात करूँगा और इसके ज़रिए मैं उनसे डेटा हासिल करूँगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन सवालात को हम जो कि रिसर्च के दौरान करते हैं, इसको हम रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस का भी आपको पता है कि अपनी जो आउटकम है, अपनी जो रिजल्ट है, ठीक है, उसके प्रोडिक्शन के लिए हम जो एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में हमारे साथ स्टडी के नताज कैसे होंगे, ठीक है,
क्या नताइज आएंगे, तो जो अंदाज़ा हम लगाते हैं तो उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट गाइड द स्टडी, जिसके ज़रिए हम अपने स्टडी को क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो स्टडी है वो लाइन पर है या लाइन से या पटली से जो है उतर गई है। ठीक है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं। जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस ये वो स्टेटमेंट होती है दैट प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, जिसके ज़रिए हमें दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप के बारे में हमें प्रेडिक्शन जो मिलती है। ठीक है, तो उस प्रेडिक्शन के हवाले से जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं।